Hello friends, today we are going to discuss fourth chapter of Moments book, class 9th, In the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan, Atipat Krishnaswamy Ramanujan. एक्चुअली ये कहानी एक फोक टेल है। फोक टेल क्या होती है? जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों ऐसे ही चलती रहती है। ये कहानी हमने अपने पेरेंट्स से सुनी, उन्होंने अपने पेरेंट्स से सुनी और इसी प्रकार से ये कहानियाँ चलती रहती हैं। ये फोक टेल कन्नड़ लैंग्वेज में है। A.K. रामानुजन ने एक बुक लिखी थी, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। ये बुक कन्नड़ लैंग्वेज में है और उसी में से एक फोक टेल, एक कहानी मोमेंट्स के चैप्टर 4 के रूप में आपके सिलेबस में दी हुई है। अगर हम A.K. रामानुजन की बात करें, ये एक स्कॉलर रहे, पोइट रहे, प्रोफेसर रहे। इन्होंने 5 लैंग्वेजेस में अपनी रिसर्च की, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इंग्लिश और संस्कृत। इन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेजेस में लिखा। अगर हम इस कहानी की बात करें, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है कि यह कहानी फूल्स के बारे में है, इडियट, मूर्ख व्यक्तियों के बारे में है, जो एक राज्य को चलाते हैं, जो एक साम्राज्य को रन करते हैं। इस कहानी का मैसेज यही है, मोरल यही है कि वी शुड स्टे अवे फ्रॉम फूलिश पीपल। हमें मूर्ख लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। एक मैसेज यह भी है कि मूर्ख लोगों को केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही टैकल कर सकते हैं। ओनली अ पर्सन हु हैज विजडम कैन टैकल अ फूलिश पर्सन। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं कि किस प्रकार से इस कहानी में एक गुरु और उसका डिसाइपल, उसका शिष्य, अपने आप को विपरीत परिस्थितियों से बचाते हैं। एक राज्य है, उसमें एक किंग है, एक उसका मिनिस्टर है और दोनों के दोनों इडियट हैं, मूर्ख हैं, पागल हैं। वे दूसरे राजाओं की तरह अपने राज्य को नहीं चलाते हैं, वो उनसे अलग कुछ करना चाहते हैं। और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि दिन को रात और रात को दिन में चेंज कर दिया जाए। They want to change day into night and night into day. It is not possible. दिन को रात और रात को दिन में चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उनका मीनिंग दूसरा था, जो काम दिन में करने हैं वो रात को किए जाएं और जो काम नाइट में करने हैं वो दिन में किए जाएं। उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया कि लोग जब सन राइज करेगा, जब सुबह के समय सूरज निकलेगा, उस समय सो जाएंगे और अपने सारे बिजनेस, अपने खेतों का काम, जो भी काम दिन के हैं वो सारे काम रात को करेंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो एज अ पनिशमेंट उनको क्या हो जाएगा? उनको डेथ पनिशमेंट दी जाएगी, उनको मृत्यु की सजा दी जाएगी। सभी लोगों ने इस ऑर्डर को फॉलो किया। क्यों? फॉर द फियर ऑफ डेथ, मौत के डर से सभी इसको फॉलो करने लगे। और जो उस राज्य के किंग और मिनिस्टर थे वो बड़े खुश हुए, डिलाइटेड, सो हैप्पी कि देखो हमने क्या कहा और क्या हो गया, वैसे ही हुआ जैसे हमने कहा। ऐसे ही चलता रहा। लोग रात में जाग करके वो सब काम करते थे जो वास्तव में दिन में करने होते हैं और दिन में वह सोते थे। इवन के दिन में एक चूहा भी स्टर नहीं कर पाता था। स्टर मतलब घूम फिर नहीं पाता था इधर उधर। उन्होंने कैटल को, पशुओं को भी दिन में सोने की हैबिट डाल दी। और इस प्रकार से ये सारा कुछ चलता रहा। तब एक दिन क्या हुआ? एक गुरु एंड हिज डिसाइपल विजिटेड द टाउन, विजिटेड द किंगडम। उस राज्य में आए एक गुरु और उसका चेला।
और जब वे सुबह के समय आए, अभी डे ब्रेक हुआ था, सुबह हुआ ही था, कि उन्होंने क्या देखा कि सब लोग सोए हुए हैं, अभी तक कोई भी उठा नहीं है। इस बात से वो बहुत ही हैरान हुए। देखा कि सभी पशु पक्षी सब सोए हुए हैं। शाम तक ऐसे ही घूमते रहे, कभी इधर कभी उधर। और जैसे ही शाम हुई, अंधेरा होने लगा, पूरा का पूरा टाउन जाग गया, क्योंकि रूल्स ही ऐसे बने हुए थे कि रात को जागना है और दिन में सोना है। उनको बहुत भूख लगी हुई थी, दुकानें खुल चुकी थी। अब एक सरप्राइज और था उनके लिए। पहला सरप्राइज तो ये कि लोग दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। अब दूसरा सरप्राइज क्या था? जब भी वो कोई चीज खरीदने के लिए चलते, हर चीज की कीमत 1 डुडू। इसमें जैसे हमारी करेंसी रुपया है, अमेरिकन करेंसी या विदेशों की करेंसी डॉलर है, ऐसे ही इसमें करेंसी थी डुडू। गुरु और उसके चेले ने देखा कि यहां पर हर चीज 1 डुडू में मिलती है। राइस लेने जाओ 1 डुडू, 1 दर्जन बनाना लेने जाओ 1 डुडू। चाहे हमारे हिसाब से वो चीज महंगी हो चाहे सस्ती हो, मिलेगी आपको केवल 1 डुडू में। उन्होंने सामान खरीदा, अपना खाना बनाया और बना करके खाया। और डिसाइपल तो बड़ा खुश हो गया कि क्या सिटी है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी, कि जहां पर हर चीज की कीमत 1 डुडू है। लेकिन खाना खाने के बाद गुरु ने रियलाइज किया कि इट इज नॉट बेटर फॉर अस टू स्टे इन द किंगडम। यहां रुकना हमारे लिए बेटर नहीं है, हमें यहां से चल देना चाहिए। देयर इज नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो। गुरु ने ऐसा अपने शिष्य को कहा कि यहां से चलो, हम चल पड़ते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द किंग एंड हिज मिनिस्टर। राजा और उसके मिनिस्टर का अगला स्टेप क्या होगा, बिकॉज दे आर इडियट्स, वो तो पागल हैं, मूर्ख हैं, उनको पता ही नहीं है क्या होना चाहिए। लेकिन डिसाइपल को यह बात समझ में नहीं आई। चेले ने साफ इनकार कर दिया, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। गुरु ने बहुत समझाया। जैसे कि हमने मैसेज बताया था कि मूर्ख के साथ बहस करने से कोई फायदा नहीं। तो जो डिसाइपल है, जो गुरु का चेला है, वो मूर्खों जैसी बातें कर रहा था, वो बुद्धिमत्ता की बात तो कर नहीं रहा था। तो गुरु ने उसको छोड़ दिया और गुरु वहां से चला गया। डिसाइपल वहीं रहा, घी, राइस, बनाना, वीट खा खा के बहुत मोटा सांड जैसा हो गया। और बताया कि जैसे गली में, स्ट्रीट साइड में बुल, सांड घूमते हैं, जिसको आप अक्सर गांव में कह देते हो कि सरकारी सांड घूम रहा है, इस प्रकार से वो डिसाइपल बहुत मोटा ताजा हो गया और उसको बोला गया स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन क्या हुआ, एक चोर, एक मर्चेंट, किसके घर, एक मर्चेंट के घर उसने सेंध लगाई। ही ब्रोक इनटू द हाउस ऑफ अ मर्चेंट, ही मेड अ होल इन द वॉल एंड एंटर्ड। दीवार में एक हॉल किया, उसमें से एंटर कर गया। और जब लूट का सामान लेकर के वापस जा रहा था, तभी वो दीवार गिर गई और वह चोर उस दीवार के नीचे दब करके मर गया। द थीफ वॉज किल्ड। अब किसी के परिवार का कोई सदस्य ऐसे मर जाए तो क्या होता है, किसके पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। अब हुआ क्या कि उस थीफ, उस चोर का भाई राजा के पास चला गया और राजा को जाकर के बोलने लगा कि माई ब्रदर वॉज डूइंग आवर एंशिएंट ट्रेड, जो हमारा एक काम है, हमारा व्यवसाय है चोरी करने का, मेरा भाई वो काम कर रहा था। और जैसे ही वो लूट का सामान लेकर के बाहर जा रहा था, तभी दीवार गिरी और मेरा भाई मर गया। तो प्लीज गिव मी जस्टिस, योर ऑनर गिव मी जस्टिस।
मुझे न्याय चाहिए। और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, राजा तो मूर्ख था ही, कहने लगा जस्टिस विल बी डन। मतलब होना तो ये चाहिए था कि आपका भाई तो चोरी कर रहा था, तो उसको कैसा जस्टिस दें, वो तो अपराधी है, कल्प्रिट है, क्रिमिनल है। लेकिन राजा ने क्या कहा, जस्टिस विल बी डन। और तभी किसको समन किया गया, मर्चेंट को समन किया गया। मर्चेंट के नाम आदेश निकाल दिए गए कि उसको बुला करके लाया जाए। मर्चेंट आया कांपता हुआ। राजा ने पूछा व्हाट इज योर नेम। उसने बता दिया सच एंड सच कि मेरा ये नाम है। अच्छा, क्या तुम उस समय अपने घर पर ही थे जब इस व्यक्ति का भाई जो चोरी करने के लिए तुम्हारे घर आया था, और चोरी करके जब वो जा रहा था तुम्हारे घर की दीवार गिर गई? क्या तुम उस समय घर पर ही थे? मर्चेंट ने कहा यस, मैं उस समय घर पर ही था। तो ठीक है, इट्स योर फॉल्ट। कैसी दीवार बनवाई तुमने जो दीवार गिर गई और वह मर गया? तो तुम्हें जो है पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हें हम मृत्यु की सजा देते हैं। मर्चेंट कहने लगा योर ऑनर, माय लॉर्ड, माय गॉड, हे राजन मेरी बात सुनिए। अपना डिसीजन देने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दीवार मैंने नहीं बनवाई है, वो मेरे फादर ने बनवाई थी। और जिससे बनवाई थी मैं उस ब्रिकलेयर को जानता हूं। ब्रिकलेयर जो राजमिस्त्री होता है, ब्रिक ईंट लेयर, उसकी तह रखने वाला, उसको लगा करके दीवार बनाने वाला। मर्चेंट कहता है कि मैं उस ब्रिकलेयर को जानता हूं, और ब्रिकलेयर अब बूढ़ा हो चुका है। राजा ने कहा बात में दम है। ठीक है, तुम उस ब्रिकलेयर को बुला करके लाओ, क्योंकि दीवार तो उसी ने बनाई है। ये ब्रिकलेयर अब बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि दीवार इसने अपने यंग एज में बनाई थी, जब ये जवान था। इसके हाथ पैर बांध करके लाया जाता है। ये आ जाता है, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। राजा कहता है कि तुमने कैसी दीवार बनाई? जब मर्चेंट के घर चोर चोरी करके जा रहा था, चोर के ऊपर वह दीवार गिर गई और चोर मर गया, तो इसमें तुम्हारा फॉल्ट है, ये तुम्हारी गलती है। तुमने ऐसी दीवार बनाई है तो तुम्हें अब मौत की सजा मिलेगी। ब्रिकलेयर कहने लगा माय लॉर्ड, योर ऑनर, मेरी बात सुनिए, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। आप अपना आदेश देने से पहले मेरी बात सुनिए। राजा तो आदेश देने वाला था एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन मतलब कि इसको फांसी पे लटका दो। फांसी पे कौन लटकाता है? जल्लाद। लेकिन इसने कहा कि ये मेरी गलती नहीं है। ये किसकी गलती है? ये एक डांसिंग गर्ल की गलती है, एक नाचने वाली लड़की की गलती है। राजा ने कहा कैसे, हाउ, एक्सप्लेन। ब्रिकलेयर कहता है कि उस समय, बहुत पुराने समय में, जब मैं यह दीवार बना रहा था, उस समय एक नाचने वाली लड़की, एक डांसिंग गर्ल वहां से गुजरती थी। और जब वो वहां से गुजरती थी तो उसके पैरों में जो एंकलेट थी, एंकलेट्स मतलब जो चेन थी, पाजेब थी, उसकी आवाज से मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता था, मेरा ध्यान उसकी तरफ खिंच जाता था और मेरा ध्यान दीवार बनाने में नहीं लगता था। इस वजह से दीवार गलत बनी है। ये मेरा फॉल्ट नहीं है। किसका फॉल्ट है? ये डांसिंग गर्ल का फॉल्ट है। और मैं उस लड़की को जानता हूं कि वह कहां रहती है। राजा ने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो। ठीक है, राजा ने फिर सोचा कि अब तो ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत उलझ गया है। राजा अपने आप को बहुत बुद्धिमान मान रहा था। ठीक है, उस लड़की को बुला करके लाओ। राजा के बैलिप्स गए, बैलिप्स सैनिक, और उस लड़की को ले आए। वो लड़की अब लड़की नहीं, अब तो वो बूढ़ी हो चुकी थी। शी वॉज एन ओल्ड लेडी नाउ। आती है, कांप रही है। अब राजा इस लड़की से क्वेश्चन करते हैं कि जब ये ब्रिकलेयर दीवार बना रहा था तो क्या तुम वहां से आती जाती थी? रूटीन था तुम्हारा, और तुमने इसके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट किया बिकॉज एट दैट टाइम यू वर यंग। अब लड़की कहती है कि राजन मैं वहां से आती जाती थी।
योर ऑनर ये बिल्कुल सही है कि मेरी वजह से इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ। किसका ध्यान? ब्रिकलेयर का। ब्रिकलेयर ने दीवार बेकार बना दी, दीवार चोर के ऊपर गिर गई, चोर मर गया। मैं वहां से आती जाती थी, लेकिन अपना डिसीजन देने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। राजा ने कहा बताओ क्या बात है आपकी? फिर उस ओल्ड लेडी ने कहा कि मैं एक गोल्ड स्मिथ के पास, किसके पास? गोल्ड स्मिथ के पास मैंने कुछ ज्वेलरी बनने के लिए दी थी, ये कुछ गहने आभूषण बनने के लिए दिए थे। लेकिन वो गोल्ड स्मिथ एक स्काउंड्रल था, दुष्ट व्यक्ति। स्काउंड्रल दुष्ट व्यक्ति था, बड़ा लेजी था, और वो एक्सक्यूज बनाता रहता था। द गोल्ड स्मिथ यूज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस, और मेरे को टालता रहता था। इसी वजह से मुझे बार बार वहां से जाना पड़ता था, और मेरे आने जाने से इस ब्रिकलेयर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ है। तो मेरी गलती नहीं है। किसकी गलती है? गोल्ड स्मिथ की गलती है, सुनार की गलती है। गोल्ड स्मिथ तक ये बात पहुंच गई। किंग ने अपने बैलिप्स को, अपने सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसको पकड़ करके लाया जाए। गोल्ड स्मिथ छिपा हुआ बैठा है अपनी दुकान के कोने में, पकड़ के लाया गया उसको कि आ जाओ, और कहा कि आपने इस लड़की को बार बार अपने पास आने जाने के लिए मजबूर किया, आपने बहाने बनाए, इसकी ज्वेलरी बना करके समय पे नहीं दी, जिसकी वजह से इसको बार बार आना जाना पड़ा। ब्रिकलेयर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ, इसने दीवार बेकार बनाई, और उसकी वजह से मर्चेंट के घर पर जो चोर चोरी करने आया था, जो अपना एक पेशा कर रहा था, अपना धंधा कर रहा था, वो दीवार के नीचे आकर के मर गया। इसलिए आपको फांसी की सजा होगी। गोल्ड स्मिथ ने कहा योर ऑनर मेरी एक बार बात सुन लीजिए। कह रहे बताओ क्या बात सुनूं? कहा कि जिस समय इस लड़की ने मेरे को ज्वेलरी बनने के लिए दी थी, उसी समय मेरे पास एक बहुत अमीर रिच मर्चेंट था, उसकी भी ज्वेलरी बनने के लिए आई थी। उनके घर में शादी थी, और आपको तो पता ही है कि जिनके घर में वेडिंग्स होती है, शादी होती है, वो कैसे करते हैं, उनका काम जल्दी करना पड़ता है। और मर्चेंट तो वैसे भी इम्पेशेंट होते हैं, यानी कि उनमें धीरज नहीं होता, धैर्य नहीं होता, वो ज़्यादा बेचैन रहते हैं कि उनका काम जल्दी से होना चाहिए। तो उस मर्चेंट की ज्वेलरी बनाने की वजह से, उसका काम पहले करने के कारण, मैंने डांसिंग गर्ल को बार बार आने जाने के लिए कहा, इसको बार बार मैं टालता रहा। तो मेरी गलती नहीं है, गलती किसकी है? उस रिच मर्चेंट की है। राजा ने कहा उस रिच मर्चेंट को बुलाओ, उस व्यापारी को बुलाओ। लेकिन अब पता चलता है कि व्यापारी तो मर चुका है। तो फिर उसके परिवार में कौन है? उसके परिवार में कौन है? ये मर्चेंट, उसका बेटा। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? मर्चेंट से। मर्चेंट को फांसी की सजा देने की प्लानिंग हुई थी, उसके बाद ब्रिकलेयर पे, फिर डांसिंग गर्ल पे, और लास्ट में गोल्ड स्मिथ पे। अब वापस फिर बात किस पे आ गई? मर्चेंट पे आ गई। मर्चेंट को फिर से बुलाया गया। मर्चेंट ने कहा कि वह तो मेरे फादर साहब ने बनवाई थी, मेरे पिता ने बनवाई थी, मैंने वह दीवार नहीं बनवाई। राजा ने कहा अपने फादर की जो भी चीजें तुम्हें हेरिटेज में मिली हैं, जो भी पैसा मिला है, वो सब आपको ही तो मिला है। तो अगर आप उसके पैसे को ले सकते हैं, तो उसने जो अपराध किए हैं, जो उसके सिन हैं, जो उसके क्राइम हैं, उनका भुगतान भी तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए आपको ही फांसी होगी। और रॉयल डिक्री, शाही आदेश पास हो जाता है कि अब मर्चेंट को फांसी होगी, क्योंकि मर्चेंट की वजह से ही चोर मरा है। एक स्टेक बनाया जाता है, फांसी का फंदा। स्टेक मीन्स फांसी का फंदा बनाया जाता है, उसको केले के छिलकों से शार्प किया जाता है, और फिर मर्चेंट को पकड़ के लाया जाता है। लेकिन एक समस्या फिर आ गई। समस्या क्या आई कि मर्चेंट के गले में वो स्टेक, वो फांसी का फंदा फिट नहीं आया। मिनिस्टर ने राजा से कंसल्ट किया कि अब क्या किया जाए।
राजा ने कहा जिसके गले में फिट आता हो उसको फांसी दे दो। सो इडियट किंग, इतना मूर्ख राजा। कहता है जिसके गले में ये फंदा फिट आता है उसको फांसी की सजा दे दो। सर्चिंग हुई, अब किसके गले में फिट आया? गुरु का वो चेला, वो डिसाइपल जो राइस, वीट, घी, बनाना खा खा के बहुत मोटा ताजा हो गया था, जिसको क्या बोला गया था? स्ट्रीट साइड सेक्रेट बुल। उसको पकड़ लिया गया। कहता है मेरी क्या गलती है, मैं तो एक सन्यासी हूं, मुझे क्यों फांसी पे चढ़ा रहे हो? उसको कहा जाता है ये रॉयल डिक्री है, शाही आदेश है, तुम्हारा फॉल्ट हो या ना हो, तुम्हारी गलती हो या ना हो, तुम्हें फांसी होगी ही होगी। अब डिसाइपल को अपने गुरु के वो वर्ड्स याद आते हैं कि देयर इज नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो। अब डिसाइपल परेशान है, वो याद करता है अपने गुरु को, और गुरु के पास मैजिक पावर्स हैं। ऐसी मैजिक पावर्स हैं कि वो फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ देख सकते हैं। और उन्होंने देखा अपनी विजन में कि मेरा जो शिष्य है वो मुसीबत में है। तुरंत वहां आ जाते हैं। पहले तो अपने डिसाइपल को डांटते हैं, उसको स्कॉल्ड करते हैं, और बाद में उसके कान में कुछ बात कहते हैं। और कह करके राजा को कहते हैं भाई राजा पहले मेरे को फांसी दें, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, पहले मैं फांसी पे चढ़ना चाहता हूं। चेला कहता है नहीं नहीं पहले मुझे फांसी दो। गुरु कहता है मुझे दो, चेला कहता है मुझे दो। राजा ने सोचा कुछ तो मिस्ट्री है, कुछ तो रहस्य है। पूछा क्या मिस्ट्री है भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? गुरु कहता है मैं आपको बता दूंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, लेकिन आपको एक वादा करना होगा। यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस। क्या प्रॉमिस? कि आप पहले मुझे फांसी देंगे। राजा ने कहा ठीक है चलो आपको फांसी देंगे। गुरु राजा को कहता है कि ये जो फंदा बना हुआ है, फांसी का स्टेक बना हुआ है, ये एक तो नया है, और आज वो समय है कि जो भी इस फांसी के फंदे पर पहले फांसी लेगा वो अगले जन्म में जब उसका रीबॉर्न होगा, रीबर्थ होगा, तो वह इस राज्य का राजा बनेगा। और जो सेकंड नंबर पे फांसी लेगा वह इस राज्य का मंत्री बनेगा। तो अब मुझे पहले फांसी दो। राजा ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया। कहता है मैं अपने राज्य को ऐसे किसी को नहीं दे सकता, अगर इसको फांसी दे दी ये राजा बन जाएगा, इसका चेला इसका मंत्री बन जाएगा, हमारे राज्य का राजा और मंत्री तो ये होंगे, फिर हम कहां जाएंगे? और किंग उस फांसी को टाल देता है, उसको पोस्टपोन कर देता है, और अपने सैनिकों को कहता है कि रात के समय में पहले गुरु आएगा उसको फांसी देना, फिर चेला आएगा उसको फांसी देना। सैनिक कहते हैं ओके ठीक है डन। रात के समय में राजा खुद गुरु बन करके आता है, गुरु के वेश में आता है, और उसका मिनिस्टर शिष्य के वेश में आता है, और जो असली गुरु और चेला होते हैं उनको रिलीज कर देते हैं, उनको रिहा कर देते हैं, उनको भगा देते हैं। और सैनिकों को लगता है कि ये पहले गुरु आया है, वो पहले अपने ही राजा को फांसी दे देते हैं, और फिर लगता है कि ये शिष्य आया है, फिर अपने मिनिस्टर को फांसी दे देते हैं, और मॉर्निंग में चील कौवों को उनकी लाश खाने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन पूरा पूरा टाउन देखता है अरे ये तो हमारे मिनिस्टर हैं, ये तो हमारे किंग हैं, और उनको लगता है कि अब हम अनाथ हो गए हैं, अब हमारे राज्य का राजा कौन बनेगा, मिनिस्टर कौन बनेगा। और उन असली गुरु चेले को पकड़ लिया जाता है। उनको कहते हैं गुरु को क्या आप हमारे राजा बनो, चेले को कहते हैं आप हमारे मंत्री बनो। चेला तो एकदम से मान जाता है, मंदबुद्धि है। गुरु बहुत देर में ये बात एक्सेप्ट करता है कि चलो ठीक है हम आपके राजा बन जाते हैं, ये आपका मंत्री बन जाएगा, लेकिन एक शर्त है। अब शर्त क्या थी कि जो पहले के रूल्स हैं, दिन को रात, रात को दिन, वो हम चेंज करेंगे, और सभी टाउन के लोग उनकी ये बात मान जाते हैं, और फिर से दिन में दिन के काम होने लगते हैं, रात में रात के काम होने लगते हैं, और इस प्रकार से सिस्टम दोबारा से पहले जैसा हो जाता है। आई होप कि आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको
मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।